अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ने अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया है, तालिबान ने अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये दोनों कमेटीज अब तक मुज़ाकरात के लिए मिल नहीं सकी हैं। शायद कल इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि मुलाकात हो जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई पीसफुल तरीका निकाला जाए मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है उस पर काबू पाया जा सके। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि तालिबान की कुछ डिमांड्स हैं जो कि वो हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखेंगे और उन डिमांड्स पर हुकूमत का क्या मौकिफ होगा, अवाम का क्या मौकिफ होगा, वो फिर हमने देखना है कि क्या सामने आते हैं उसके नताइज। लेकिन जो मुमकिन डिमांड्स हैं जो कि पहले भी माजी में भी उनका जिक्र हो चुका है, अभी शायद फॉर्मली उन्होंने नहीं कहा ये हमारी डिमांड्स है, लेकिन माजी में बहुत मरतबा इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। तो मैं कुछ डिमांड्स जो तालिबान की माजी में रही हैं और मुमकिन तौर पर वो हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखेंगे, वो डिमांड्स क्या है उसको जरा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। पहली डिमांड उनकी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बजाय शरीयत का निफाज होना चाहिए। दूसरी डिमांड तालिबान की तरफ से मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा। तीसरी डिमांड कबायली इलाकों से फौज का इनखला और मिलिट्री चेक पोस्टें खत्म की जाए। कैदियों की रिहाई और तबादला किया जाए। पाकिस्तान भर की जेलों में 4752 तालिबान कैदी मौजूद है जिनको रिहा किया जाए। कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म किए जाएं। फौजी ऑपरेशन के नतीजे में होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका से ताउन खत्म करने के बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। पाकिस्तान में मिसाइल हमले बंद किए जाएं। 10वीं डिमांड अमीर और गरीब के यकसा हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ये 10 डिमांड्स हैं जो कि हमने माजी में भी देखी हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से आई हैं। इस वक्त शायद फॉर्मली उनको नहीं अनाउंस किया गया है, लेकिन जराए के मुताबिक इसी तरह की 19-20 आपस में कर सकते हैं, इसी तरह की डिमांड्स जो है वो रखी जाएंगी। इस पर हुकूमत का मौकिफ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद है फैसल रजा आबदी साहब, सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा आबदी साहब। एक अरसे से आप जो है इस दहशतगर्दी के खिलाफ है, चंद ऐसे वोकल लोग हैं जिनमें आप भी हैं जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते रहे हैं और कहा आपने कि मुज़ाकरात से मसले हल नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक नई पेशरफ्त है। कमेटी का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है, कमेटी का ऐलान तालिबान की जानिब से किया गया है, तो कुछ मस्बत नताइज के आपको इम्कानात नजर आ रहे हैं या नहीं? हम उन कुछ लोगों में नहीं है शहजाद भाई, हम इस सोच के रूए परवर हैं। ये सोच हमने 2008 में लेके आए थे। एक एक चीज इस मुतालबे के अंदर जो लिखी है ना, वो मुझे बताते हुए 4 साल से मेरा ये हलक खुश्क हो गया और ये कौम कहती रही बोलता रहता है। ये बोलने का ही तो असर है जो आज मेजोरिटी पाकिस्तान बोल रहे हैं। जिसकी जुबान उठा के देखो फैसल बोल रहा है। क्या मतलब है? ये खुली किताबें थी, हम लोगों ने आंखें बंद की हुई थी। ये बच्चा बच्चा जानता था, ये आसमानों पे उड़ने वाले परिंदे जानते थे कि ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर लागू की जा रही हैं और जिस खूबसूरती के साथ तमाम इदारों ने इसको यहाँ पे राइज करने के अंदर अपना किरदार अदा किया, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। और ये जो दूसरी चीज कि मुझे आप वॉइस ऑफ शोहदाए पाकिस्तान का तर्जुमान बुलाया करें। मैंने सियासत छोड़ चुका हूं, 1 साल हो गया। सेनेटर तो है ना पीपल्स पार्टी के वो केस, मैं जब आप सेनेटर आप सेनेटरशिप छोड़ देंगे ना, तब मैं आपको कहूंगा कि अब आप पीपल्स पार्टी में नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं तभी सेनेटर बनते हैं ना। देखिए मेरे भाई, सेनेटर वो होता है जो वहां इजलास में बैठ के इजलास अटेंड करता है। हम उस दिन से नहीं गए सेनेट के इजलास के अंदर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सेनेट के अंदर मेरा केस मौजूद है। बजाय आप लोग यहाँ ये मुतालबा करने के कि एक सेनेटर को उसने सेनेट में जो केस किया है, जिसका वादा किया रिपोर्ट का, वो उसके हवाले कर दीजिए। आप मुझे सेनेटर का ताना दे रहे हैं। मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि आप तकाज़ा करें। एजाज की बात है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा होना एजाज की बात है, उसके साथ सेनेटर होना एजाज की बात है। शहजाद भाई, उसके साथ ही इस्तीफा बता के आए चेयरमैन सेनेट को कि आप ये रिपोर्ट टेबल करें, जो भी रिपोर्ट है टेबल कर दें। उनके पास पड़ी है, पड़ी है। ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं शाया कर रहे, पड़ी है उनके पास। उन्होंने वादा किया था साबिक वजीर दाखिला ने ऐवान के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन इसहाक डार साहब के तकाजे के बाद की रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जाए, पड़ी है। उसका मुतालबा तो अगर वो टेबल 20 साल तक नहीं की गई तो 20 साल तक आप सेनेटर रहेंगे, री इलेक्ट भी होते रहेंगे बार बार? नहीं, मैं अब किसी इलेक्शन में नहीं आऊंगा। सुना नहीं क्या मेरे अल्फाज? जब आऊं तो फिर रिकॉर्ड रखते हो ना, सबकी आप यहाँ पे वाट लगाते हो, मेरी भी लगाना, कोई मसला थोड़ी है। मैं अपनी वाट लगवाऊंगा आपसे बैठ के यहाँ पे। मैं पागल हूं इतने बड़े अल्फाज अदा करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं सियासत में आऊंगा? चले, सियासत फैसल रजा आबदी ने छोड़ दी है। अब ये बताएं कि ये तो हम एक पेशरफ्त इस वक्त जो देख रहे हैं, कमेटी के जरिए मुज़ाकरात करने की कोशिश, ये पहले ऐसा हुआ नहीं है, अब हो रहा है। कुछ मस्बत नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे आप? कोशिश कीजिए ना, क्या मसला है? अब तो बहुत देर हो गई।
मैंने कहा था आपसे, आज शायद आप ही के प्रोग्राम में बताया था कुछ अरसे कबल, कुछ महीने कबल, कि मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल के पहले हफ्ते में आपको शरीयत का सामना करना पड़ेगा। ये पूरी धमाके और ये सारी ये धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये शरीयत को लागू करने के लिए कि आवाम जान छोड़ाए, अच्छा है यार बस शरीयत ही लग जाए। जिस तरह आपने कहा ना इलेक्शन हो गया, अच्छा है यार अब जो भी आ जाए, तो जो भी आ गया उसके बाद ये भुगता। और अब जो सोए पड़े हो ना आप, मैंने आपसे कहा है कि जब रात को सो के उठोगे तो शरीयत लागू हो चुकी होगी, तो आपको समझ नहीं आती। ये सारा एक कैरेक्टर है यार, सब आपके आंखों के सामने। क्यों आप लोग बच्चे बने हुए, आपको सब पता है डाकू कौन है, चोर कौन है, फलसफा कौन है, मुंह से कौन बकवास करता है, टीवी पे कौन तमाशे दिखाता है, कौन कौम को बेच रहा है, कौन सियासत कर रहा है। आपको ये नहीं पता कि ये आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आप फेस कर रहे हैं, अपने सामने आप लाशें गिरती हुई देख रहे हैं, आप अपने सामने लाशें फटती हुई देख रहे हैं, आप अपने सामने धमाके देख रहे हैं, आप अपने सामने मस्जिदों पे हमले देख रहे हैं, आप अपने सामने इमाम बारगाह पे हमले देख रहे हैं, आप अपने सामने इन मज़ारात पे हमले देख रहे हैं, आप अपने सामने अफवाज पे हमले देख रहे हैं, और तो और आप अपने सहाफ़ियों की लाशें अपने सामने देख रहे हैं और आपको नहीं पता क्या हो रहा है। कमाल। ये मुझे बताएं फैसल रज़ा आबिदी साहब, देखिए शरीयत को हम कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है ना, वो तो हर मुसलमान उस पर यकीन रखता है, ठीक है। मसला ये है, जो चीज डिबेट में है वो ये है कि तालिबान की शायद जहन में शरीयत किसी और चीज को कहते हैं जो कि शायद हमारा आइन पाकिस्तान और हम लोग जो है उसको नहीं मानते। फर्क तो ये है कि तो आप इसको तो ना कहें कि शरीयत, तालिबान जिस शरीयत को दुरुस्त समझते हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, हमारा कतन उनसे कोई झगड़ा नहीं है जो कुरान पढ़ते हैं और तबलीग करते हैं। हमारा उनसे झगड़ा है जो अपनी बंदूक की नोक पे सोच मुसल्लत करते हैं। मेरे भाई, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो आईने पाकिस्तान है ना, जिसको आप 73 का दस्तूर कहते हैं, पाकिस्तान के अक्सरियती मकतब फिक्र अहले सुन्नत आशिकान रसूल के फिका के मुताबिक मुरतब किया गया, जिसके अंदर तमाम फिकाओं को खुली आजादी दी गई है। खुली, आर्टिकल 20 इसमें लिखा हुआ है। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं उस शरीयत के कैसे खिलाफ हो सकता हूं जिस पे साइन इन तमाम आलिम दीन जो आज आलिम दीन बनने में नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ और इनके बुजुर्गान के साइन है। अगर इनको इस शरीयत से इख्तिलाफ है तो अपने कायदीन और अपने मजहबी कायदीन को खारिज इस्लाम करार दो, ये गैर इस्लामी काम करने पे। जब इससे हम मुतमईन हैं, हमें ये दिलो जान से ज्यादा अजीज है, इसलिए इसके अंदर जो जो अहकामात दिए गए लास्ट फुल स्टॉप तक अगर आप उस पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो गए तो इसको जमहूरियत की जीत कहते हैं। आपके चेहरे कोई इंडियन मॉडल्स नहीं है जो इतनी लाशें गिरने के बाद भी आवाम देखती रहे। तालिबान ने जो इस वक्त अपनी एक कमेटी का ऐलान किया है जिसमें 2 मेंबर, जिसमें इमरान खान साहब तो पीछे हट गए, JUIF के जो कैंडिडेट थे वो भी पीछे हट गए, समीउल हक साहब हैं जो कि सियासी ढांचे का हिस्सा है पाकिस्तान की, प्रोफेसर इब्राहिम साहब हैं जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और वो भी इस वक्त रूल कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इससे तालिबान ने क्या ये शो किया है कि चले हम लोग अपने जो नाम दे रहे हैं वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानते हैं, वो इस वक्त आइन को भी मानते हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। तो ये उन्होंने क्या एक पॉजिटिव जैसे शो किया? कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। प्रोफेसर इब्राहिम का नाम दिया, पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर रह चुके हैं, तो उनका नाम क्यों देंगे अगर उनको नहीं मानते हो? अच्छा, ये है तस्वीर का एक रुख शहजाद भाई। अब दूसरा रुख, तो फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको कानून माना है, जिसको वर्दी माना है, उसको मकबूजा शुमाली वजीरिस्तान के अंदर आजादाना कानून राइज करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना आप टोपी ड्रामा है। आप एक रुख को टेलीविजन पे बिठा के एक मखसूस मकतब फिक्र के तमाम लोगों को और हम जैसे तमाम लोगों को मौकिफ भी ना लेके खुद राइज कर रहा है ये मीडिया इस मुल्क के अंदर। मीडिया को तो ना ब्लेम कर रहे हैं। APC में हर पार्टी मौजूद थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो आपकी, चाहे आपको साबका पार्टी कह लें, MQM है, लिबरल जमात है, ANP लिबरल जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर जमात थी APC में। सारा नजला आप मीडिया के ऊपर डाल देंगे कि मीडिया ने किया है। APC में मीडिया के लोग मौजूद थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखें, एक न्यूट्रल आदमी का क्या करना होता है कि नेगेटिव भी देखे और पॉजिटिव भी देखे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मीडिया का क्या काम होता है। जो मीडिया का काम होता है और जिस तरह मीडिया ने यहां काम किया उससे 18 करोड़ आवाम वाकिफ हो चुकी है। मैंने परसों अपने इत्तेहाद के साथ कोयटा के अंदर जलसा किया, हजारों शोहदा के लवाहिकीन सख्त सर्दी और बारिश में 6 घंटे तक बैठे रहे। मीडिया ने वो नहीं दिखाया। जितने ये तकफीरी मुल्ला आज टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान में फिसादात भड़का रहे हैं और एक शरीयत लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं। ये किरदार होता है, सब जानते हैं। मैंने इशारा बताया। मुल्ला इतना नेगेटिव टर्म तो नहीं है, ना अल्लामा ना उलेमा, ये तो नेगेटिव टर्म्स तो नहीं। आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी बात सुने, मौलाना अलग चीज है,
ملا الگ چیز ہے، ملا آپ کے یہاں کا کردار ہی نہیں ہے، پڑوس کا ہے، آپ ایک سوچ وہیں چلے جائیں آپ۔ دوسری چیز، آپ میرے سے گزارش سمجھنے کی آپ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہم خلاف نہیں ہیں، اگر آپ میدان میں آ کے اکثریت اس شریعت کو لاگو کرنا چاہتی ہے جو آپ لاگو کرا رہے ہیں تو آئے نا، پھر جمہوری طریقے سے آ جائیں۔ آپ کہتے 73 کے آئین کانسٹیٹیوشن کی ہم پابندی کرتے، ریفرینڈم کراتے۔ اچھا، یہ چیز ابھی زیر بحث ہے کہ شریعت کا نفاذ ان کا مطالبہ ہوگا یا نہیں ہوگا، حتمی طور پہ تو ابھی تک نہیں بتایا۔ آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ مطالبہ ہوگا، ان کا مطالبہ نمبر 1 ہوگا یہ ان کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ابھی آپ نے اتنے قابل احترام مولانا صاحبان کہا نا، قابل احترام ہے نا جی، آپ کے لیے بھی ان کے لیے، تبھی تو ان کی کمیٹی کے رکن ہیں یا نہیں؟ انہی کی کمیٹی کے ایک رکن نے جو مطالبات دیے، اب ذرا پڑھیں قوم کے سامنے، ایک ایک کا مجھ سے جواب کر رہے ہیں آپ جو بھی ہیں۔ میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے شخصیات سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے کمیٹی، ان کی کمیٹی۔ آپ میں ذرا یہاں پڑھیں، پہلے بیان پڑھیں، آپ ذرا ان کے مطالبات پڑھیں، یہ انہی کے مطالبات ہیں۔ جب ان کی کمیٹی کا محترم رکن وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ مطالبات رکھے تو یہ انہی کے مطالبات ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے مطالبے کا جواب لیں، یہاں میں بیٹھ کے آج آپ سے یہ جواب دیتا ہوں۔ آئیے بسم اللہ۔ پہلا مطالبہ، شریعت کا نفاذ۔ یہ کیا ہے پاکستان میں؟ ابھی تو آپ نے کہا نا 73 کے آئین میں ہے، ہمارے آئین میں ہے، بالکل ہے۔ تو یہ کیا ہے پاکستان میں؟ شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں۔ بھائی آپ گناہ کے کب سے یہاں پر مالک اختیار بن گئے؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی انسان کے گناہ کے بارے میں یا دریافت کرنے والے؟ گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کا، اس نے قبر میں جواب دینا، اس نے معاف کرنا ہے۔ آپ جرم کی بات کریں، کیا جرم ہو رہا ہے پاکستان میں؟ شراب کھلی مل رہی ہے، آپ نہیں پیے نا، آپ کو یہ تھوڑی کہے کہ آپ جا کے خرید کے پیئیں، جو پی رہا ہے وہ گنہگار ہے اللہ کا، آپ زبردستی فرق یہ ہے فیصل رضا صاحب، آئین میں ہونا الگ بات ہے اور آئین پر عمل ہونا الگ بات ہے۔ بہت ساری چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بھی پاکستان کا شہری، چاہے وہ آپ اس کو ملا کہیں یا ملا نہ کہیں، وہ اگر اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پر عمل بھی ہونا ضروری ہے تو یہ بات درست ہے۔ اگر فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد میرے ملک کے بہادر فوجیوں کے، جنرل ثناء اللہ نیازی شہید کی اور چودھری اسلم جیسے شہید اور ان جیسے لاکھوں پاکستانیوں کے جو اپائج ہو گئے وہ بھی مردہ ہی سمجھو، اس کا اقبال جرم ملا فضل اللہ کر رہا ہے، تو ملا کیسا ہوا آپ بتا دیں؟ اگر میری نظر میں اچھا نہیں ہو تو آپ کی نظر میں بتا دیں۔ واٹ ڈو یو مین بائی قابل مذمت؟ قاتل ہوا، قانون کا قاتل ہوا، انسان کا قاتل ہوا، مخلوق کا قاتل ہوا، اللہ کے حکم کا قاتل ہوا، سرکار نبی کی تعلیمات کا قاتل ہوا، تو پھر ریاست پاکستان ان سے بات کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان کو 12 سال سے مذمت اور تعزیتوں میں چلا رہے ہو آپ، ان کے صبر کو داد نہیں دیتے جو 12 سال سے لاشیں اٹھا کے آج بھی آپ کے اس آئین کے وفاداری کے لیے موجود ہیں، اور آپ کی حکومت میں بیٹھی ہوئی عیاشیوں کے لیے جنہوں نے نہ کبھی جنازوں پہ آ کے کسی سے سارے جھوٹ بول کے گئے اور کبھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس طرح نہیں چلتا پاکستان۔ پاکستان کے اندر آپ کو اگر پاکستان بنانا ہے تو آپ اپنے اندر سے چینج کا آغاز کریں۔ اگر آپ لوگ اس چیز کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں نا تو کسی کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام پاکستان کو اختیار دیں، آپ کی بھی شریعت دیکھی ہوئی ہے اور نظام مصطفیٰ سے بھی واقف ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا ایک انسان کی غلطی ہو سکتا ہے لیکن اس کا قصور نہیں ہے۔ یہ پھر غلطی ہے آپ کے حکمرانوں میں، یہ پھر غلطی ہے آپ کے سیاستدانوں میں، یہ غلطی ہے آپ کی کابینہ میں۔ سنیں میری بات، اور اگر اس نے اختیار دیا ہے نا مجھے کہ مجھے اظہار رائے کی آزادی ہے تو 5 سال میرا ماضی گواہ ہے کہ میرے پارٹی کا موقف ایک طرف رہا اور میرا ایک طرف رہا۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی غلطی ہے، ان کو اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں کرواتے تب بھی قتل کا جواز نہیں بنتا ہے۔ اس بات پہ تو میں 100% متفق ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کا نفاذ ضروری ہے، اور اگر شریعت کا نفاذ ان کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو آپ آ کے دوسرے ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ اب موازنہ کر لیتے ہیں آسان سے۔ پہلے نقطہ انہوں نے ایسا دیا ہے کہ میں اس پہ 6 مہینے بولوں بغیر بریک لگائے، جس کو مناظرہ کرنا ہے آ جاؤ۔ شراب لوٹ کر یہ فروخت کریں۔ اب شریعت کا میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ طالبان اسلام آباد میں ساری نیٹو سپلائی کی چوری کی ہوئی شراب بکتی ہے، ہر شرابی جانتا ہے۔ ثبوت دے دے، میں پیش کروں۔ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے اسلام آباد میں۔ ارے آپ کو چلو یار، ہو سکتا ہے شرابی تو جھوٹ نہ بولے نا، تمام شرابیوں کو قسم ہے آج فون کر کے یا ان کے جو ہے نا فیس بک ID پہ یہ لکھ دو کم سے کم، اگر اتنا تو انسانیت دکھا دو اگر لیتے ہو، جو پورے اسلام آباد کو بتاتے ہو کہ یہ نیٹو کی چھنی ہوئی سپلائی جب آتی ہے۔ 1-2 لوگوں کو آپ ساتھ جو آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نیٹو کے شراب کے کنٹینر کہاں جلائے گئے ہیں طالبان نے، بتا دو مجھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہزاروں کنٹینر شراب کے لوٹ لیے۔ آپ ہی کے پاس رپورٹیں ہیں نا، آسمان کھا گیا،
दूसरा, बच्चियों को स्कूल से उठाकर अगवा करके उनसे ज्यादती करके उनके घरों की दहलीज पे फेंक देना। तीसरा, मीलाद की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते मुबारक के लिए की जा रही है उस पर हमला, इमाम हुसैन के जिक्र पे हमला, दरबारों पे हमला, बाजारों पे हमला, पख्तूनों पे हमला, कबायली अमन लश्कर जो आपकी अफवाज की मदद के लिए कबायली नौजवानों ने तैयार करके इस पाकिस्तान के लिए लड़े, उन पे हमला, मंशियात बेचने के कारोबार उसी रास्ते से आते हैं, ना हम जा सकते ना आप। यहां जितनी असले हमें मारे जा रहे हैं जो आप पोर्ट पर और इस पर किमाड़ी की बंदरगाह पे ये अदालतें ढूंढती रही, इनको ये नहीं पता कि इसकी फैक्ट्रियां कहां पर है और कहां से बनके ये तैयार होकर आते हैं और कौन यहां बेचते हैं। या कौन सा M16 ज्यादा पकड़ा जाता है, यहां वो क्लाशनकोव पकड़ी जाती है जो कबायली इलाकों की होती है। कमाल हो गया आपका। अगर आपने इसको शरीयत कहते हैं, इसको, तो फिर अवाम पाकिस्तान को इख्तियार दीजिए। हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कष्टों। अच्छा, तो फिर इसका होगा क्या? होगा मिसाल के तौर पे मेरी बात सुने, मेरा सवाल सुने कि अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि भाई हमें वो शरीयत चाहिए जिसको हम दुरुस्त समझते हैं, तो क्या मुज़ाकरात वहीं खत्म हो जाएंगे? रियासत पाकिस्तान वहां पे कहेगी बस आइंदा मुज़ाकरात की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डेडलॉक है और हम तो आईने पाकिस्तान को मानते हैं जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि हर कानून कुरान और सुन्ना के मुताबिक बनेगा। हो सकता है सियासतदानों में कमजोरी हो सकता है वजीरों में कमजोरी हो, लेकिन खुदा की कसम मैं सुबह 11 बजे से लेके और शाम रात 9-12 बजे तक जो मीडिया पे जो भी कोई प्रोग्राम देखता हूं ना, उसके अंदर तमाम एंकर जो है ना वो मॉडलिंग करके कह रहे होते हैं हम सच बोलेंगे। ये आपको दिया इख्तियार, आप बताओ शरीयत सही है या नहीं है उनकी। छोड़ो, हमें छोड़ो, हम तो आए गंदे लोग, अपनी बताओ। मैं तो आईने पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं तो रियासत के साथ जाऊंगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस पे आप नहीं, मैं ये तर्जुमानी करें ना। आपको अल्लाह ने सीट इसलिए दी है कि आप इस चीज की तर्जुमानी करें। मेरा काम नहीं था, मेरा काम लेजिस्लेशन करना है। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब ये मुतालबा आएगा तो क्या उसके बाद डायलॉग खत्म हो जाएंगे? मेरी बात सुनिए, मेरा काम है लेजिस्लेशन करना, मेरा काम है आवाम को आगाही देना, ठीक है। मेरा काम जो मेरे पास आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 1.25 करोड़ लोगों को मालिकाना हकूक दिए, मैंने कोई तफरकेबाजी नहीं की, उसमें सबको मिले। मैंने बिल्कुल खिदमत की, जाहिर बात है मेरा शहर कराची है, मैंने यहाँ की और जहां मुझे मौका मिलता मैं करता, लेकिन जो आपकी ड्यूटी है जी वो यही तो है, सच बोलना। आप मॉडलिंग करते नहीं है सारे, आपको मतलब आपसे मुराद आप नहीं, तमाम माइंडसेट जो यहाँ पे मॉडलिंग करता है। हाँ जी, मेरा ये प्रोग्राम आएगा और मैं सच बोलूंगा और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई जो है वो शतरंज के घोड़े उठा उठा के देख रहा होता है और यूं मारते हुए कह रहा था अब मैं सच बोलूंगा, तो बोलो ना सच। फिर किस चीज का इंतजार है? फिर इन मुनाजरों को तो सहाफियों को करना चाहिए ना, आप इस टीम के साथ। सच बोलने के मूड में आप हैं आज? मैं हूं ना। जिस आपने दो चीजों को बड़ा वोकली डिफेंड किया है, एक तो ये जो तालिबान वाला इशू है, इस पे आपने रियासत पाकिस्तान का जो स्टांस होना चाहिए उसको डिफेंड किया है हमेशा आकर, ठीक है। दूसरा आपने अपने पीपल्स पार्टी को भी बड़ा डिफेंड किया है, ठीक है। जरदारी साहब को भी किया है, पीपल्स पार्टी को भी किया है। पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से ये कहती है कि हम लिबरल जमात है, आज इस इशू पे वो कहां खड़े हैं? पिछले 5 साल में अगर पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ा है, अगर तालिबान का फुटप्रिंट बड़ा है, तो क्या इसमें आपकी जमात कसूरवार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है? वो नहीं खड़े तभी तुम उनके साथ नहीं खड़े। हमारा मसला गाजर, टमाटर, मूली, PIA के जहाज या स्टील मिल थोड़ी है। हमारा मसला अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, ये दुनिया अल्लाह ने इंसान की जिंदगी के लिए बनाई है यार, कि वो अपनी जिंदगी से जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, कब्र में हिसाब देना है। जाहिर बात है कितने अरबों साल की जिंदगी है, कौन किसको जानता है, परदादे के बाद सब भूल जाते हैं। तो मेरी बात सुने, देखें, मैं आप बुरा नहीं मानिएगा, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को बुला के पूछें, आप तो सियासत छोड़ चुके, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको। एक मुगल बादशाह था, हिस्ट्री याद है आपको, जब अंग्रेजों की फौज अंदर आती रही तो वो गाने सुनता रहा, ठीक है। और जब उससे आके लोग कहते थे ना 150 कोस दूर रह गई है, तो वो कहता था हनूज दिल्ली दूर, रास्ता भी दिल्ली दूर है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। इसके तख्लीककार हैं पीपल्स पार्टी के कायद जी। शरीयत नाफिज हो रही है और 3 दिन से ये खुली डिबेट चल रही है शरीयत की इस वक्त टेलीविजन पे। इसका जो शरीयत का मुकाबला करने का हक था, वोट लेके जो पीपल्स पार्टी को इस आइन को कामयाब करने में अवाम ने अपनी लाशें गिरा गिरा के और आपके जमहूरियत को कामयाब करने के लिए अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया, उस शरीयत को उस आइन को बचाना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी। और मैं ये समझता हूं पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग जो इस जिम्म के अंदर बयानात दे रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है मुज़ाकरात। मैं आपको एक ब्रेक लेके मैं आपको कुछ बयानात दिखाता भी हूं, कुछ सुनाता भी हूं, और इसके बाद मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को टॉक शोज में कुछ और दिखाएगी, पार्लियामेंट में खड़े होकर जब भी मुज़ाकरात की बात हुई है या APCs में जब भी मुज़ाकरात की बात हुई है, पीपल्स पार्टी ने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है और वो साथ खड़े हुए हैं।
टॉक शोज में आके फिर वो कहते हैं कि नहीं मुज़ाकरात तो कामयाब ही नहीं होंगे और मसला तो जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाएगा और फिर वो पीटीआई को गालियां दें, जमात इस्लामी को बुरा भला कहें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और एपीसीज में उनका मौक़िफ़ भी यही रहा है। इसमें आप ले लें और मैं आपको बताऊं कि इसके दो वाज़ेह पहलू सामने आएंगे। मैं दिखाऊंगा, मुझे ब्रेक लेने दें, इस ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है जब वो बात करते हैं मुज़ाकरात की तो उस हवाले से आज फैसल रजा आब्दी साहब कितना सच बोलेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम पार्टीज का इस वक्त एक स्टांस है। एमक्यूएम ने मुखालफत की है इस डायलॉग की, उनको लगता है कि ऑपरेशन ही अब इस मसले का हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जमात इस्लामी मुज़ाकरात के हक में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के हक में है। पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त रवैया है वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ और है, वहां पर वो कहते हैं मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन जब वो टॉक शोज में बैठते हैं और बहस करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुज़ाकरात के हक में बिल्कुल भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब का एक क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले, उसके बाद उस पर बात करेंगे। मुल्क के मुफाद में हमने पहले दिन से ये कहा था, पार्टी की पॉलिसी भी है कि हुकूमत जो फैसला करे हम उनके साथ हैं। हुकूमत ने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये 2 रोज पहले खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। उन्होंने कहा था तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। यह खुर्शीद शाह साहब का बयान था पार्लियामेंट में आज से 2 रोज पहले। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्विटर पे क्या पैगाम दिया था उसी दिन उसी वक्त, वो भी आपके सामने रखता हूं मैं। नवाज शरीफ और इमरान खान ने मुज़ाकरात की हिमायत करके कौम की तौहीन की है। तो फैसल रजा आब्दी साहब, इतनी बड़ी जमात इतनी कंफ्यूज इस चीज पे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हम हिमायत करते हैं मुज़ाकरात की, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मुज़ाकरात करने वालों ने अवाम की तौहीन की है। अब किस चीज को हम देखें कि पीपल्स पार्टी का इसमें ऑफिशियल स्टांस क्या है? पर्सनली मैं किसी की शख्सियत को तो नहीं कह रहा, लेकिन ये तकफीरियत है ही माइंडसेट। में तो आपको 4 साल हो गए बताते। तो ये माइंडसेट आप कह रहे हैं कि आपकी लिबरल आपके मीडिया में ट्रेड कर चुकी है, आपके मीडिया में, आपकी अदलिया में, आपकी तमाम सियासी जमातों में, आपकी जो मदीनी मजहबी सियासी जमातें उनमें, आपके गली कूचों में, आपके बाजारों में, हर तरफ ये माइंडसेट मौजूद है। नहीं तो ये माइंडसेट होने की वजह क्या है? खौफ है या वाकई वो उनकी जो सोच है उससे इत्तेफाक करते हैं? सिर्फ मुझे इजाजत दे दो, जितना उनके पास असला है ना उसका 1% रखने का, फिर मैं बताऊंगा सोच कैसे चढ़ती है। आपके पास ऑलरेडी नहीं है इतना असला? अपनी हिफाजत के लिए है ना। आपको लेके घूमू जेब के अंदर के आप लड़ेंगे? अब यार आप छोड़े बस इस बात को। अब गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की जरूरत नहीं है, अब खुद देखेंगे अपना। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो कंफ्यूज स्टेटस है इस पे अफसोस। पीपल्स पार्टी का मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरा पीपल्स पार्टी ही के मतलब जो ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट जो अभी जो आप अल्फाज सुन जी, इनसे मेरा सवाल है कि हमने आपने हमेशा साथ काम किया है। हमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो से आज भी इतनी अकीदत है कि हमने सियासत छोड़ दी, किसी और सियासी जमात का रुख नहीं किया। जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जिम्मेदारी है वो खुलेआम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी और सबको पता है, सदर साहब के खुद इस के अंदर बेशुमार तकरीरें मौजूद हैं। अब उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने खून माफ कर दिया ना। हमने तो माफ नहीं किया, ना हमने माफ किया, ना हम अपने जो शौदा के लवाकिन ने हमें इख्तियार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने मीडिया के पास रिकॉर्ड तो हुआ, चलाया नहीं उसने। हम नहीं इसकी माफी देंगे। ये कसास का मामला है भाई। शरीयत वालों, इस्लाम में कसास का क्या तस्करा है? इस्लाम में कसास का क्या हुकूमत है, क्या हुक्म है भाई? उनके शहदा के लवाकिन के हाथ में है, वो माफी दें, वो खून का बदला खून मांगे या वो खून बहा लें। हमने भी कोई फैसला नहीं किया आज तक। जितने ये धरने हुए, ये शौदा के लवाकिन ने जब शुरू किए हमने शुरू किए, जब उन्होंने खत्म किए हमने खत्म किए, लेकिन ये वादा इस कौम से आपको आवाज नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है निजाम लपेटने का, इन सियासतदानों को घर भेजने का। हम अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और किसी भी दिन आप देखेंगे कि सिर्फ 3 लोग बैठेंगे, 3, फैसल रजा आब्दी, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर। और इंशाअल्लाह ताला फिर ये उस वक्त उठेंगे जब इस मुल्क से आपकी 2 नंबर जमहूरियत का वजूद वासिल जर्नुम हो चुका होगा। शौदा के लवाकिन यकीनन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आ जाए, लेकिन उसका तरीकेकार उनकी नजर में क्या है आपके ख्याल में? क्योंकि आप अभी कह रहे हैं ना क्वेटा में आप सबसे मिलकर आए हैं लवाकिन से, वो क्या चाहते हैं कि मामलात को मुज़ाकरात से हल किया जाए या लड़ के हल किया जाए? मुझे तो बहुत खुशी हुई अपने क्वेटा का मैं दौरा करने गया और मेरे दिल में एजेंट बोलो, चमचा बोलो, लुच्चा बोलो, लफंगा बोलो फौज का,
مجھے جس طرح وردی اتنے خطرات کے باوجود جو اس پہ بھی حملے اور ان کی حفاظت کر رہی تھی نا، وہ اس کو دیکھ کے میرا سر فخر سے اور بلند ہوا، اور ہم نے یہ ہمارے اس خیال کو تقویت ہوئی کہ اس آئین نے جو پاکستان کسی میڈیا مالک کے ذہن کے اخراج کیے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلے گا، پاکستان چلے گا اس آئین پاکستان کے تحت۔ ہمیں اس آئین نے تمام شہداء کے لوائقین نے یہاں فیصلہ کیا کہ جس کو اختیار دیا ہے وہ ہے افواج پاکستان۔ تم تمام جمہوری چیمپئنوں کو یہ بتا دیں، آرٹیکل 245 کے تحت افواج کو اختیار دو تاکہ وہ ان سے مقابلہ کرے۔ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں رکے ہوئے ہیں، وہ جیسا آپ چاہیں گے ان کو وہیں بٹھائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ جس دن انہوں نے آپ کے حکم کی نوک کے نیچے مسل دیا، اس دن کو ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو خود آئیں گے وہ۔ یہ مجھے بتائیں، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آ جائیں تو۔ اچھا، پھر آپ وہ کہتے ہیں پھر واپس اسٹیٹمنٹ نہیں لے گا 245 کے تحت؟ 245 کے تحت اگر کچھ ہو گیا پھر تو ماشاءاللہ ہی ہوگا نا؟ نہیں، پھر یہ جمہوریت ہوگی۔ 245 اس آئین کے اندر لکھا نہیں، وہ تو ہے آئین کے اندر، وہ تو ہے۔ سوات کی طرح آپ آپریشن کا آغاز کریں پورے ان کرمنلز کے اوپر، اگر ہمارے گھر ہیں ہمیں بھی پکڑیں۔ سوات جیسے آپریشن کا دیکھیں، ٹیریٹری پہ تو فائدہ ہوا کیونکہ وہاں سے تو دہشت گردی ختم ہو گئی، لیکن پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی کیونکہ وہ لوگ پھر سلیپر سیلز میں چلے جاتے ہیں، کوئی یہاں بھاگ جائے گا کراچی، کوئی لاہور، کوئی خیبر پختونخوا، تو مسئلے کا حل تو نہیں تھا نا سوات میں آپ نے آپریشن کر کے اس جگہ کو مسئلے کا حل نہیں تھا، آپ مذاکرات کر رہے تھے، ماشاءاللہ ایک دھماکہ اور ہو گیا ہے نا۔ 15 پاڑا چنار کے حسینی جو ہے نا وہ شہید کر دیے گئے، یہ 16واں 17واں وہاں پہ حملہ ہے اسی جگہ پر۔ ان کو رستے میں قتل کر دیتے ہیں جب وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک ہوٹل کے اندر پاڑا چنار جانے کے لیے، افواج پاکستان کی زیر نگرانی، تو ان کو وہاں پہ دھماکے سے مار دیتے ہیں، 16واں اٹیک۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے سر دیتے رہتے ہیں آپ کی سوچ کے لیے، لیکن ایک کام کریں نا، ہم نے تو اتنے دے لیے، اب ایک دو آپ بھی تو دیں نا۔ آپ کا پاکستان نہیں ہے، آپ کا ملک نہیں ہے، آپ ایسی آزادی سے جیو گے؟ آپ 60 سال کی عمر میں 25 سال کے جیسے جوان نظر آؤ گے؟ آپ جمہوریت کے مزے لوگے اور آپ کے مزوں کے لیے ہم لاشیں دیں؟ یہ آپ کون ہے؟ مملکت خدا داد پاکستان کی عوام 82,000 جو ماری گئی، جس کے اندر تمام کیٹیگریز اور آپ کی افواج تک موجود ہیں، جس میں آپ کے صحافی بھی موجود ہیں۔ اچھا ہے کہ آپ لوگوں سے بتے لے رہے ہیں، اچھا ہے، ابھی اور لیں گے، یہ پیٹ تھوڑی بھریں گے ان کے، کوئی ایک پیٹ تھوڑی ہے، 15 پیٹ ہے۔ تحریک طالبان پاکستان انشاءاللہ ہم نے تو ایسے ہاتھ باندھ کے آپ کی حاضر جنابی کی ہے، جناب بھائی جان، پیارے بھائی، اچھے بھائی، اور ہمیں پھر نہیں دکھاتے، وہاں کیسے دکھاتے ہو؟ پھر ہم یہ سیکھ لیں۔ آج ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ حملے کر کون رہا ہے؟ دیکھیں، ایک حملے تو ہوتے ہیں جس پہ تحریک طالبان آ کے کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، شاہد اللہ شاہد ہو، احسان اللہ احسان ہو، وہ آ کے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں، آج کل تو لائیو ٹیلی ویژن پہ بھی کر رہے ہیں ذمہ داری قبول، اور جب وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تب کون کر رہا ہوتا ہے حملے؟ پھر اس پہ سن لیں، اس پہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی اور دوسری جماعت ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ 3 سوال ہیں، مطلب اب آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں تو سیدھی سی اور آسان سی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب میں اب پاکستان کے صحافیوں کو، سب کو نہیں، وہ اس ٹولے کو جو ان کے حمایتی ہیں اس کو میں یہ پوچھوں کہ یار 12 سال سے انہوں نے ہر دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، تمہارے منہ سے کبھی تعزیت ان پہ لعنت نہیں نکلی، اور صرف ایک نہیں قبول کی، تم سارے چیچے ایک ساتھ چیخ پڑے، لو جی اس نے تو قبول ہی نہیں کی۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ حملہ آور کا سر مل گیا، ایسے جیسے وہ سینکڑوں ہزاروں سر ملے جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں پڑے، اس کا مکتب فکر چیک کر لو، اس کا ایریا چیک کر لو وہ کہاں رہتا ہے، اور پھر وہ ریکارڈ میں جو سر پڑے ہوئے نا دہشت گردوں کے، ان کے مکتب فکر چیک کر لو، ان کے ایریا چیک کر لو، ان کی زبان چیک کر لو وہ کہاں کی ہے، اگر ایک ہو تو وہ بھی ایک ہی ہے۔ اس کا اعلان کرو یہ تھا کون، یہ پاکستان پولیس کا بہادر ایک CID کا افسر کو سب پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں ملک تھا، فلاں یہ تھا، اتنے دھماکے قبول ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاع ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون سا ملک تھا، کہاں کہاں کرا رہا ہے، کس کس ملک کے اندر کرا رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، اور بار بار اس لیے مار رہا ہے کہ پسندیدہ غذا سمجھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم پہ کوئی موت مسلط کرے اور تم نے مرنا ہی ہے تو پھر عزت سے لڑ کے مرو، پھر عزت سے لڑ کے مریں گے انشاءاللہ، چاہے سڑک کے بیچ میں مریں یا گھر کی آغوش میں مریں یا میدان جنگ میں مریں، پھر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 17 لاکھ فوج نہیں لڑے گی، یہ ہم 18 کروڑ اس کی مکمل حمایت کر کے اس وقت اس کو عزت دے کے یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ میں نے 4 سال سے آپ لوگوں کو کہا کہ فوج کو عزت دے دو، اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آپ کہہ کے بات کرو، آپ کی ہمت کیا آپ ان کو تو کر کے بات کرو، ان کو عزت دو، ان کو میدان میں اتارو، ان کو ان سے لڑاؤ، یہ ملیٹنسی ہے، دے آر ٹرینڈ ملیٹنٹ، یہ پولیس اور FC سے بڑھ کے ہیں، ان کے لیے SSG کمانڈوز تک چاہیے ہوں گے، ان کے لیے 65 کا جذبہ چاہیے ہوگا۔ اور آپ کے خیال میں کیا فوج یہ کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ فوج تو یہ کہتی ہے کہ جو حکومت کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، تو اگر مذاکرات حکومت کا فیصلہ ہے تو فوج ساتھ کھڑی ہے۔ فوج، یہ میں جو ایجنٹی کرتا ہوں نا فوج کی،
मुझे ये दुनिया जो कहती है एजेंट है, तुम मुझे दूसरा रास्ता बता दो। और किसको बुलाऊं मैं? और तुम्हें बुलाऊं जो निकल के ही नहीं आती हो जनाजों पे? और मैं उन्हें बुलाऊं जिनके मुंह से यहां पे सच फूटता ही नहीं है मॉडलिंग के अलावा? मैं किसको बुलाऊं फिर? मेरे आइन ने हुक्म दिया मेरी फौज को बुलाने का, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है जो अवाम में और फौज में दूरी पैदा करवा रहा है, एतमाद के फुकदान पैदा करके। और अफवाज को ये देखना चाहिए कि बहुत अरसे बाद 65 की जंग की तरह पूरी अवाम इस वक्त फौज की बैक पे खड़ी हो गई है और 5 साल में इसमें हमने मेहनत की है। हमारी मेहनत के ऊपर आप पानी ना फेरे, आप बजाय अपनी फौज को और हमें समझाने के इनको जाके समझाएं कि ड्यूरिंग मुज़ाकरात दुनिया में वो जंग ही नहीं जिसमें दोनों तरफ की तोपें खामोश ना हो, इधर तो तोप ही नहीं चल रही। आप मुझे बताइए, जो मैंने जितनी कैटेगरी आपको बताई है, एक सर आप किसी मकतब फिक्र का लाके दिखा दें जिनके यहां पे लाशें गिरी पड़ी हैं, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। फैसल अज़ादी साहब, मिलिटेंसी तो यहां पे तरह तरह की हो रही है ना, जिसमें एक सेक्टेरियन भी है। तरह तरह की? एक मिनट जी, वो पसंदीदा ग़िज़ा है, पख्तून सेक्टेरियन है, ये कबायली लश्कर क्या देवबंदी नहीं है? तो मैं कह रहा हूं, उनको नहीं मारा इन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं। मेरी बात सुनो, हर जगह पे पाकिस्तानी बन जाओ ना, की बुनियाद पे तो नहीं मारा जा रहा। पाकिस्तान, यही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है। मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुने ना, मैं कह रहा हूं सारे पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है, लेकिन अहले तशय्युओं को गर्दन काट के मारा जा रहा है। फिर मार दो, सिर्फ गोली और छोड़ दो। चलो यार, गर्दन काटते हो, पुश से हाथ और पांव अलग करते हो, औरतों को बसों के अंदर जला के धमाके करके मार देते हो। ये अलग एक ज्यादा जो रुझान है ना जुल्म के साथ, वो अहले तशी है, मारा सबको जा रहा है। मैंने मारा सबको जा रहा है, ठीक है, इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। हालिया दौर में हमने देखा है कि ये बहुत ज्यादा हुआ है, जुल्म करके मारा जा रहा है। लेकिन ये मुझे बात बताएं, तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो 2007 में उसका क़याम हुआ था, और इस मुल्क में ये जो सेक्टेरियन किलिंग है, ये कब से जारी है? 80 की दहाई से। एक सेक्टेरियन इख्तिलाफात तो साल से चल, मैं वही कह रहा हूं। सुने, तो एक तालिबान एलिमेंट अलग है, सेक्टेरियन अलग है, ठीक है, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब मेरी बात सुने, ये अफवाज पाकिस्तान ने और पुलिस ने धमाका करने वाले, और मैं इसलिए इनको ज्यादा जो डिस्कस करता हूं ना, वो इसलिए करता हूं कि ये कबूल चुके हैं। जो चीज कबूल ली जाए ना, उसमें फैसलों की जरूरत नहीं हुआ करती। जिन चीजों में इबाहम हो, उसमें अदालती फैसलों का इंतजार किया जाता है। इसी को कहते हैं कानून इंसानियत। ऐसे ही है ना, आपने जब चीज कबूल ली और फख्र से कबूली, हां मैंने मारी और मैं कल भी मारूंगा, तो फिर इसको ज्यादा कहते हैं कबूली भी और बदमाशी भी। फिर आप जब मुतवातर वो करते चले जाएं और जब अपनी अफवाज के ऊपर हमले शुरू कर दें, तो फिर आपका आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान पे ईमान और एतकाद खत्म हो गया। इसलिए जो मौलाना हजरात ये कह रहे हैं कि उनको अभी भी आइन की बालादस्ती की जंग है, तो आइन के सबसे पहला जुज ये है कि सरेंडर करें। 256 के तहत हमने कोई भी चीज खिलाफ आइन बात नहीं की। अगर आपकी नजर में आइन की इन 5 शिकों की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर इस आइन की भी जरूरत नहीं। फिर दूसरा बेहतरीन चॉइस ये है कि अफवाज को खुद इजाजत ले, वो खुद आए, और वो जरूरी समझती है मुल्क बचाने के लिए। अगर वो देख रही है कि अभी इजाजत किससे ले? मियां नवाज शरीफ साहब से इजाजत ले? किससे इजाजत ले? अपने सुप्रीम कमांडर से इजाजत ले। सुप्रीम कमांडर होता है उनका एक, फिर जिसको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। नो, 245 के तहत अगर इख्तियार लेगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से, बिल्कुल, इसमें कोई। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब की चलती नहीं है पार्टी में? पता नहीं, मेरा तो अब कोई मुलाकात नहीं है बीच में। नहीं, लेकिन ये बयान अगर वो एक तरफा दे रहे हैं और पार्लियामेंट में जाके खुर्शीद शाह साहब दूसरा फैसला कर लेते हैं, तो इससे तो मैं तो यही समझूंगा कम से कम कि उनकी नहीं चलती। उनका मौक़िफ़ कुछ और है, पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। में उन्होंने अपने 7 मुशीर अनाउंस किए हैं, वो इसका बेहतर जवाब देंगे। उनके मुशीर भी लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ और हो जाता है। उनको बुला के पूछिए, जो जगह मैटर करती मेरे से है, नहीं पूछ सकते, जहां पे फैसले होते हैं वहां पे तो कुछ और ही चल रहा है। मौक़िफ़ सबके सामने, अगर कोई मौक़िफ़ इसको सिर्फ एक बच्चे के अल्फाज अदा करना चाहता है तो इसको जाहिलियत कहते हैं, और अगर वो एक पार्टी की चेयर कर रहा है, जिस तरह आप यहां से पूछ के बोल रहे हैं और फिर ये बयान कहते हैं, तो इसको पॉलिसी कहते हैं। बाकी लोग बगावत कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। याद रख काका, बैटरी सिर्फ उसाका। टेलीनॉर टॉक शॉक है जानी, सच्ची यारे सब पे भारी। वीट की नई नेचुरल्स रेंज, न्यू वीट नेचुरल्स, खूबसूरती का एहसास। स्टिंग टेस्ट का झटका। ग्लैमर और बनावट की इस खोखली चमक दमक से दूर एक खूबसूरती और भी है, कुदरत के रंगों को सजाती खूबसूरती। अब
अपने प्यार को निखारती खूबसूरती, अपने ख्वाबों को संवारती असल खूबसूरती। और इसी असल खूबसूरती को संभालने के लिए हम लाए वाइटल रिवाइटलाइजिंग ब्यूटी सोप। हुस्न को देखो नई नजर से, अ सर्टिफाइड हलाल सोप। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो साथ खाएं। एक नई जिंदगी जीते हैं, चलो आज से वाइटल पीते हैं। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार हमदर्द की सुदूरी, खांसी चाहे एलर्जी से हो या मौसम की तब्दीली से, यही है मौसर इलाज। हमदर्द की सुदूरी, खांसी अब गई। एक नई जिंदगी जीते हैं, चलो आज से वाइटल पीते हैं। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो साथ खाएं। आगाज, परवाज़ और नूर, जुस्तजू, आवाज, जाग। खाने में हो मिर्ची फिट, उस पे लगा स्प्राइट का हिट, और मिर्च मसाले का नहला उस पे लगा स्प्राइट का दहला। स्टिंग टेस्ट का झटका। वीट की नई नेचुरल्स रेंज, न्यू वीट नेचुरल्स, खूबसूरती का एहसास। टेलीनॉर टॉक शॉक है जानी, सच्ची यारे सब पे भारी। याद रख काका, बैटरी सिर्फ उसाका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और हमारे शो पर मौजूद है सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब। एक चीज तो फैसल साहब तय है कि अब हुकूमत ने फिलहाल कहा है कि एक और मौका हम पीस को देंगे और मुज़ाकरात को देंगे। ठीक है, तो एक मौका तो दे देना चाहिए। इस पर हर्ष नजर आता है आपको? ये शरीयत की आमद शुरू हो गई, मेरी बात समझे आप। बिल्कुल, ये मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूं, जब सारे पार्लियामेंटेरियन एक मौका देना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं देना तो उन्होंने मांग लिया ना मुतालबात। अब आपकी गैरत जवाब देती है कि आप इस पे अपना ईमान बेचो। हमें तो बेच रहे थे हमारा खून, इनके बाप की जागीर है। इस पे ये है, इनकी गैरत है कि इस पे ये बेचेंगे और ये बेच के दुनिया में काला मुंह कराएंगे अपना। कर लो कबूल, फिर दूध करके दिखाओ, पानी का पानी हो जाएगा ना। कबूल करके दिखाओ। मुज़ाकरात के बाद जैसे तहरीक इंसाफ पे इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि एक दफा मुज़ाकरात होगी, पता चल जाएगा कौन आगे पाकिस्तान को मानता है कौन नहीं मानता। वो बेसिकली अब आपको जो ये सोच रहे हैं ना कि अगर शरीयत भी आ गई तो हम अमीरुल मोमिनीन रहेंगे, इनका अशर नजीब जैसा होगा, यही करेंगे, अपना काम ऐसा निकालेंगे। इनको तो अब आदत है अपनी सोच मुसल्लत करने की। इनको पता है तुम लोग उनसे डरते हो, जो डरता है वो मरता है, मरेंगे। चले, ये तो एक ऐसा नुकता है शरीयत वाला जिस पर आप ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान सरेंडर नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना आइन मौजूद है। ठीक है, वैसे ये बता दें, इमरान खान साहब को उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था जो तालिबान ने नॉमिनेट की थी। आप कमाल करते हैं यार। मैंने तो इलेक्शन से 11 मई को इलेक्शन हुए थे, मैंने मार्च के तमाम टीवी प्रोग्रामों में बताया था इन आवाम को कि ये लश्कर जंगवी की मजम्मत कर रहा है, इसकी बातों में नहीं आना। बेसिकली ये तालिबानी के तो लोग हैं, उन्होंने तो खुद इनको माना था, इनको गवाह माना था उस वक्त। उनको बीच के अंदर जो ना वो तमाम लीडर में से एक ही बंदा था जिसने आके लश्कर जंगवी का नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज किया। तालिबान के 6 से ज्यादा बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें उसने न सिर्फ इमरान खान बल्कि नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को अपनी तरफ से गवाह बनाया है। यार क्या बात कर रहे हैं आप? इनके लिए कहा है कि इन पे कोई धमाके नहीं करेंगे, आवाम इनको वोट दे। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, और फला 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 पे धमाके करेंगे, अगर ये निकले तो इनको मारेंगे, वो नहीं निकले। देखिए, हर बुरा इंसान हर दफा बुरी बात नहीं करता, हर अच्छा इंसान भी हर दफा अच्छी बात नहीं करता। तो ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब लश्कर जंगवी की मजम्मत करते हैं उनके धमाके के बाद, तो उसको अप्रिशिएट करें ना, बजाय इसको आप सियासी उसको पहलू में देखें। मजम्मत करने से मेरे को तो कानून के खजाने मिल गए ना। मुझे तो ये भी नहीं, हमारी लाश जो है वो दफन होने से इनकार कर रही है ना, इनकी मजम्मतें नहीं आई तो। ये मुजम्मतें ही तो की है इन्होंने बैठ के, किया है। मैं कह रहा हूं किसी और ने तो वो भी नहीं किया। किसने नहीं किया? किसी और जमात ने, किसी और लीडर ने। तो उनका ज़र्फ उनके साथ, मैं उनको क्या कहूं। इंशाल्लाह मेरी बात सुने आप, इसमें मैं एक जवाब देता जाऊं आपको
یہ جو لبرل سیاسی جماعتیں اگر یہ سوچ رہی ہیں نا، اور جو ان میں ڈسکس چلتا ہے اور جنہوں نے ہم تک پہ الزام لگائے کہ یہ مذہبی بن گیا ہے، ان کو میں یہ بتاؤں یہ لاشیں بڑے کرب سے اٹھا لی ہم نے. کل آپ کی باری ہے، جب آپ پہ ہوگا نا ہم بھی پیٹ پھیر کے بولیں گے سیاسی قتل ہے، آپ کے لیے بولیں گے صحافتی قتل ہے. اگر ساتھ چلنا ہے تو ہاتھ ملاؤ، یہی وقت ہے امتحان کا، نکلنے والے ہیں بس کسی بھی وقت انشاءاللہ. اور اگر نہیں چلنا تو ہم بھی منہ پھیر کے ایسے کھڑے ہوں گے کہ یاد رکھو گے پھر بہت منہ پھیرے ہماری لاشوں پر سے تم سب نے. ریڈی ہیں اب بالکل، کوئی جنگ نہیں لڑیں گے اسلحے کے ساتھ، صرف سینوں سے مقابلہ کریں گے. آؤ دیکھو ہم پھر ہمارا صبر گرا لینا کتنے گراؤ گے ہمیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ہیں کتنے پاکستان میں. ہم تمام لوگوں کو آزادی چاہتے ہیں مذہب کی. یار جس کو جینز پہننی ہے پہنے، میں کیوں دیکھوں بھائی؟ میری آنکھیں زمین پہ چلنے کے دیکھ کے چلنے کے حکم کے تحت چلیں گی. دیکھ بھی رہے ہو، مزے بھی لے رہے ہو اور چاہیے بھی نہیں. بھائی دیکھ رہے ہو تو نہیں چاہیے نا، نہیں دیکھو، کس نے کہا دیکھو؟ پاکستان میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی، سب کو آزادی ہے. آپ کو حیرت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کا نام جب اس کمیٹی میں آیا تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ میرے بھائی مجھے تو اب کوئی حیرت ہی نہیں رہی، میری تو سوچ جیت گئی نا. میں کیوں حیرت کروں یار؟ حیرت وہ کرے جو کل آیا وہ سوچ پہ. یہ تحریک انصاف والوں کی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ان کا نام بھی اس کمیٹی میں شامل کر دیا. پاکستان سے میری نظر میں سیاست کا خاتمہ ہو گیا. اب پاکستان بچانے کا وقت آ گیا. پہلے پاکستانی بن کے پاکستانی تمام کو لینے دو یار. سیاستدان نہیں بچائیں گے تو فوج بچائے گی پھر، آپ سمجھتے ہیں؟ عوام جب تک فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اس کا اشر لال مسجد جیسا کر دو گے آپ لوگ. اچھا اب مجھے یہ 2-3 مطالبات اور ہیں، شریعت سے آگے بڑھتے ہیں نا، شریعت کا نفاذ چلے جب، اور یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آفیشیلی نہیں آئی ابھی تک. نہیں یار یہ بات ممکن ہے. ایک منٹ، کہاں پہ کہاں پہ آئی ہیں یہ؟ کس نے دی ہیں ڈیمانڈز؟ میں کہہ رہا ہوں یہ تو ماضی میں آتی رہی ہے نا، لیکن ابھی تو کمیٹی کے پاس نہیں آئی. ابھی تو دیکھیں نا میری بات سنیں، کل ایک پیپر آیا ہے جس کے اندر ان کی ڈیمانڈز آئی ہیں اور انہی کے ایک رکن نے کہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہوں گی، ہمیں پورا اختیار ہے. مولانا عبدالعزیز جو کہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریعت کا نفاذ ڈیمانڈ ہے. تو یہ بات تو میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں نا، میں باقی ڈیمانڈز کی بات کر رہا ہوں. اچھا لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ماضی میں آتی رہی ہیں اور ممکنہ ڈیمانڈز یہی ہو سکتی پہلے دن سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرائع اور ممکنہ کے الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آفیشیلی ابھی تک کمیٹی کو نہیں دی گئی ہے نا. رحیم اللہ یوسف زئی کمیٹی کے پاس جب آئے گی، جب پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتائیں گے کہ یہ ڈیمانڈز ہیں، تب میں بولوں گا ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ. نہیں، میں اگر پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر تھا اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کا اعلان کرتا تھا تو آپ سب یہ کہتے تھے یہ پارٹی پالیسی، یو آر دا سینیٹر ہے، یو آر دا سو کالڈ کیا وہ پولیٹیکل سیکرٹری دا پریزیڈنٹ. سو کالڈ بھی تو کہتے تھے نا ساتھ میں، کیونکہ یہ بلاول ہاؤس والے وہاں پہ فون کر کے کہا کرتے تھے یہ نہیں ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یاد ہوگا آپ کو. جی تو میری بات سنیں، وہ وہاں کے آفیشیل اناؤنس رکن ہے، اس کے منہ سے جو نکلے گا ان کی معرفت وہ وہی کہلائے گا. ٹھیک ہے پلیز چلیں، آپ کی بات سے آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں جب یہ مذاکرات، جب یہ پوائنٹ سامنے آئیں گے تو اس میں سے دیکھیں گیو اینڈ، ہاں بھائی میں کہہ رہا ہوں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا نا. مذاکرات میں یہی ہوتا ہے، کچھ ہم دیں گے کچھ وہ دیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4752 قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور ان پہ تمام مقدمات ختم کر دیے جائے، یہ ڈیمانڈ کیا ریاست پاکستان کو مان لینی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، پھر اگر یہ واقعی آپ تمام پاکستانیوں کے ہمدرد تھے، پختونوں کے، بلوچوں کے، پنجابیوں کے، سندھیوں کے، میری نظر میں تمام پاکستانیوں کے، تمام عاشقان رسول کے، تو پھر یہ تقاضا کرتے کہ پاکستان کی جیلوں میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. وہ بھی تو ان کے ہیں نا، ان کا اور ان کا رشتہ داری ہے نا، جرائمی تو رشتہ ہے، جرم. کمال ہو گیا. تو پھر پوروں کو کر دو، پھر جیلیں ختم کر دو، پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ این آر او میں کی تھی نا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو یہ بھی تو عالمی این آر او کر رہے ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی تو عالمی این آر او. ہماری تاریخ ایسی رہی نا، دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے قتل عام اور اتنے بڑے مظالم کی تم معافی دے رہے ہو اور کہتے ہو بچوں سے غلطی ہو گئی. اچھا یار تم بس آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس ڈیمانڈ کو بھی نہیں مانے گی؟ یار بس اس کے بعد تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بات اللہ معاف کرے، انسانیت یہی کہے گی کہ اس سے بڑی تاریخ کی انسانیت کی تذلیل ہی نہیں ہوئی. آگے چلو. ٹھیک ہے. ایک اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں ہم امریکہ کا تعاون کر رہے ہیں اس سے نکلا جائے. یہ تو بہت ساری سیاسی پارٹیز ہیں، نون لیگ بھی یہی کہتی ہے، تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے. یہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے. بالکل بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اور میں مولانا سمیع الحق سے، مولانا عبدالعزیز سے، وہ جو باقی مولانا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، عمران خان سے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے، اس کے صدر سے، پی ایم ایل این سے، میں اے این پی سے، میں ایم کیو ایم سے، میں وہ تمام لوگ جو مجھے فوج کا ایجنٹ کہتے ہیں ان تمام لوگوں سے یہ بار بار دکھا رہا ہوں، یہ امریکی کونسلیٹ ہے، اس کے اندر 7000 میرین کمانڈو رہنے آ رہے ہیں جنوبی ایشیا کا پینٹاگون. اور یہ عدلیہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے پاس پڑا ہوا فیصلہ. یہ اگر تمہیں امریکہ سے اتنا دکھ ہے تو کل سے اس پہ آوازیں شروع کرو، ورنہ قوم تمہیں امریکہ کا ایجنٹ کہے گی. آفیشل
कल ऐलान होना चाहिए तुम्हारी तरफ से इसके खिलाफ मुजाहरा करने का। बिस्मिल्लाह, ये टोपी ड्रामे ये खाते ही अमेरिका की हैं। क्या होगी आप लोग को? मजहबी पार्टी तो इसके खिलाफ बहुत दफा कर चुकी हैं। तमाम उनकी दावतों में मौजूद होते हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं धड़ाधड़ तस्वीरें। लेकिन जो मुजाहरे की बातें मुजाहरा तो करते हैं वो भी पता होता क्या है। जमात इस्लामी, क्या मौलाना फजल रहमान ने आज तक अमेरिका के खिलाफ एहतजाज नहीं निकाला पाकिस्तान में? निकाल लो ना यार, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों से पेट में दर्द कुलंज उठा हुआ है। मेरी बात सुने, इसके ऊपर कब निकलेगा? ये पेंटागन बन रहा है बराबर में, 4 हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे, इतनी बड़ी है, और 8 मंजिला, इस पे तुम्हारा मिसाइल भी नहीं लगेगा। बम प्रूफ बनाई जा रही है। या फिर फैसल आब्दी कल जाएगा, और अगर ये इनकी आवाज नहीं निकली तो इसके आगे जो है वो नारियल भी चढ़ाएगा, फूल भी चढ़ाएगा, गुलाब भी चढ़ाएगा। ये तो बड़ी अच्छी जगह बन रही है, फिर पाकिस्तान के हर शहर में बननी चाहिए। फैसल रजा आब्दी साहब, आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, आप मुज़ाकरात के हक में बिल्कुल नहीं नजर आते, और आज से नहीं पिछले 4-5 साल से। लेकिन आपके हक में, मेरे हक में, पाकिस्तान के हक में क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर मुज़ाकरात से मामला हल हो जाते हैं, इससे अच्छी क्या चीज होगी? मेरे भाई, लास्ट कमेंट, मेरे भाई, लास्ट कमेंट, डिसआर्म कर दें अपने आप को। मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, डिसआर्म कर दें। दूसरी चीज ये, दुनिया में जो जंगों की मिसालें दी जा रही है ना, कहीं पर भी आपस में गोलियां नहीं चल रही होती जब मुज़ाकरात होते हैं। सीज फायर, और इन्होंने मुसलसल मुज़ाकरात कर करके ही धमाके किए हैं। ठीक है, बचा क्या है? सेनेटर एक काम करें, आप इनसे जाके कहें कि ये डिसआर्म करके कानून की बालादस्ती कबूल करें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जहां चाहे तबलीग करें। फैसल साहब, तबलीग वालों से लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का फैसल रजा आब्दी साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।